हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हम जो अपना सीरीज चला रहे थे एनसीईआरटी साइंस का, उसमें क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया और अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जो बाकी का बचा हुआ था वहाँ से। और हम थे किण्वन पे। किण्वन का प्रोसेस क्या होता है? तो किण्वन का प्रोसेस मेनली क्या होता है कि चीनी की अल्कोहल में परिवर्तित होना ही जो है वो किण्वन कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स यीस्ट जो होती है वो किसी भी नेचुरल शुगर को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, आप जो भी शुगर में ईस्ट का जैसे ही ईस्ट को मिलाया जाएगा तो उसका जो प्रोसेस के बाद जो आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो आपकी क्या हो जाती है? वो अल्कोहल हो जाती है। ठीक है, तो किण्वन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि चीनी के अल्कोहल में चेंज होने की प्रक्रिया जो है वो आपकी किण्वन होती है। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 में। ठीक है, तो किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने 1857 में। आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए जो हमारा जो उसके बाद देखिए इसका जो हमारा उपयोग था, जो हमारे सूक्ष्म जीव थे उसका वाणिज्यिक उपयोग यानी कि इंडस्ट्रियल स्टेज पे उसका क्या यूज़ होता है। तो अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड का उत्पादन जो भी होता है वो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेज पे होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर होता है। तो वहाँ पे हम किण्वन के फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इसका इंडस्ट्रियल स्टेट में यूज़ करते हैं। तो ये हमने यूज़ पढ़ा जो है वो पढ़ा था कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी और यहाँ हम लोग देखा कि वो हमारे मतलब इंडस्ट्रियल स्टेज पे कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि वो जो है वो हमारा दूसरे किस तरह से हेल्प करती है। तो दूसरा हेल्पिंग हैंड उसका है कि वो क्या करता है कि वो एक हमारा मतलब हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है? ये क्या करता है कि ये जो है जो जीवाणु होते हैं इनके थ्रू क्या होता है ना कि इनके थ्रू हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रतिजैविक, इसको हिंदी में कहा जाता है। ये होता है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या फिर उसकी वृद्धि करने से रोक देता है। तो इस टाइम पे सबको एंटीबायोटिक्स का बारे में सबको नॉलेज है, क्योंकि हम जब भी बीमार होते हैं, छोटे सा बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर बोलता है कि बिना एंटीबायोटिक के ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ पहले तो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड ये है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ लिसन केयरफुली, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ आपको जीवाणु वाले, ठीक है, रोगों में ही फ़ायदा करेंगे। जितने भी हैं वो सिर्फ जीवाणु वाले, बैक्टीरिया वाले जो भी हैं उसी में फ़ायदा करेंगी। ठीक है, वायरस वाले जो भी डिजीज़ होंगी उसमें ये आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि वही बीमारी जो सिर्फ जीवाणु द्वारा होती है, बैक्टीरिया द्वारा होती है, वहाँ पे आपके एंटीबायोटिक्स फ़ायदा करने वाली है। लाइक फ्लू, ठीक है, सर्दी, खांसी, जुकाम इस टाइप का, या फिर खसरा वगैरह, मतलब जितने भी जो भी डिजीज़ आपकी वायरस से होती हैं उसमें आपका जो है एंटीबायोटिक्स कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता। अगर आप उस टाइप की बीमारी में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, देखिए कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक्स के नाम इसमें दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिक हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो सबसे पुराना जो है वो आपका एक एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था उसका जो उसको बनाया किसने था? वो उसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। देखिए यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताई गई है। और ये जो एंटीबायोटिक बनी थी इसमें ये बताया गया था, उन्होंने ये देखा था फ्लेमिंग ने कि ये जीवाणु रोगों से बचाव करने के लिए है। तो ये आपको मैंने अभी बताया था कि जितने भी प्रतिजैविक होती हैं वो केवल जीवाणु रोगों पे प्रभावशाली होती है, वायरस वगैरह वाले पे नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन का तो नाम इतना फेमस हो गया कोरोना के टाइम पे कि बच्चा जानता है कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, बट एक्चुअल में वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन तो अगर हम अपनी आम भाषा में देखें तो वैक्सीन वो है कि जो आपदा आने से पहले ही आपको उससे बचाव का
जरिया दे देता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता चल जाता है कि अरे अभी तूफान आने वाला, तो आप लोग अपना क्या करते हैं, बोरिया बिस्तरा या जो भी तूफान से पहले मछुआरों लोग को चेतावनी दी जाती है, तो वैसा ही कुछ इसमें भी हो। तो क्या होता है, वैक्सीन एक्चुअल में आपके लिए क्या करता है, एक युद्ध का मैदान जो आपकी बॉडी में लगा रहता है, जहाँ आपकी अच्छे जो आपके अच्छे जो अंदर जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, उनके ऊपर जब कोई बाहरी बैक्टीरिया या जीवाणु या वायरस कुछ भी जब अटैक करता है, ठीक है, तो उससे आपको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, वो आपके सोल्जर्स की तरह वहाँ पे आपके लिए खड़ा हो जाता है। उसको पहले पता होता है, अच्छा अब ये अटैक करने वाला है, इसका तो इलाज है मेरे पास। तो इस टाइप से जो वैक्सीन होती है, उसको ये पता होता है कि आपके ऊपर जो बीमारी अटैक करने वाली है, जो रोग आपको पैदा करने वाला है, वो उसको क्या करेगा, उसके लिए आपको पहले से तैयार कर देगा कि अच्छा इसका अटैक है, तो आप उससे अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, उसे मार के भगा सकते हैं, आप अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ इश्यूज़ को अच्छे से सर्वाइव करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, उसको पहले से पता होगा। यानी कि जो आपका वैक्सीन है वो आपको भविष्य में होने वाले रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है पहले ही। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इससे ये बीमारी, इस जीवाणु से, इस वायरस से ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसका जो मृत अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो उसको बॉडी में डाला जाता है, और आपकी जो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है, वो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और उसको ये हमेशा याद रहने लगता है फिर कि अगर नेक्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ भी हमारे ऊपर अटैक होगा, तो हमें पता है कि हमें कहाँ से फाइट करना है, उसको कैसे बचाव करना है। तो उसी तरह से ये वैक्सीन हमारे लिए काम करती है। होप आपको वैक्सीन कैसे काम करते है आपको समझ में आ गया होगा। ये रोटिफिकेशन जो है ना, वो ख़त्म कर देगा। जो लेक्चर आप सुन रहे हैं उसे आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल गया वैक्सीन क्या है। वैक्सीन ये है कि जो होने वाली बीमारी से आपको पहले ही रोकथाम करने का एक ज़रिया देती है। ठीक है, तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं आराम से, यानी कि होने वाली बीमारी से आपके शरीर को पहले ही उससे बचाव के लिए जो तैयार करता है, वो क्या होता है, वैक्सीन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर, और इन्होंने चेचक के लिए बनाया था। ठीक है, चेचक के लिए बनाया था 1798 में। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने बनाई थी, वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने क्या किया था, उन्होंने फर्मेंटेशन की खोज की थी, और क्या किया था, उन्होंने ही पास्चराइजेशन की भी खोज की थी। तो आप ये एक दूसरे से कोरिलेट करके इसको लर्न कर लेंगे। यहाँ पे भी बात हुई है लुई पास्चर की, जिन्होंने क्या किया था, किण्वन की या फर्मेंटेशन की खोज की थी। दूसरा है वैक्सीन की, तो वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1798 में। और अभी तक जैसे आपको पता होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिन सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको टीका लगता है, तो वो वैक्सीन ही टीका, जैसे हैजा का लगता है, क्षय रोग का लगता है, चेचक का लगता है, हेपेटाइटिस का लगता है। ठीक है, तो ये सारे टीके जो हैं वो बचपन में आपको दे दिए जाते हैं, और वो आपके अंदर जाके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किए रहता है, और उससे पता रहता है कि अगर भविष्य में कभी इस टाइप का कोई वायरस आप पे अटैक करता है, तो आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो जिसको टीका लगा रहता है, वो उस बीमारी से की चपेट में आने से बचा रहता है। ठीक है, इसलिए आपको पता है कि जिसको कोरोना वायरस हुआ था उसको भी, जिसको नहीं हुआ था उसको भी, सबको क्या किया गया, वैक्सीनेशन दी गई थी कि अगर भविष्य में किसी के ऊपर ऐसे लक्षण होते हैं, तो उसकी बॉडी पहले से, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना हैवी हो जाता है कि वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए कितने मित्रवत व्यवहार करते हैं, किस तरह से मित्रवत व्यवहार करते हैं। और आजकल जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सब जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलाकर ही बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है इनका। यहाँ तक अब हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता। देखिए, अब क्या था, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, जो हमारा ये आपका सॉइल है, इसकी जो उर्वरता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है इसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कैसे करता है वो देखिए, कुछ जो जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो या फिर नीले हरे शैवाल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, वो हेल्प करते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसकी लेवल को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो होता क्या है कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियां टूटती हैं, उनको इकट्ठा करके कहीं गड्ढे में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। उसके बाद वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, और उसको हम
खेतों में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो फिर हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड हो जाती है। उसकी जो उसमें जो है वो न्यूट्रिशन उसको अच्छे से मिलते हैं, जैसे एनपीके जो हमारा मेन है, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। और इस तरह से जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉइल को अपना जो फर्टिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव करे, वो हेल्प करते हैं। और इस हिसाब से क्या होता है कि ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये एक प्रोसेस इस तरह क्रिएट करते रहते हैं कि वो जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस रहे। और नाइट्रोजन हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे पौधे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 78% जो नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, और जितनी इसकी खपत होती है उतना ये बैलेंस भी होता रहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बैलेंस होता रहता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक, ठीक है, आप देखिए क्या होता है। अब मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, उसके बाद देखते हैं ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत फ्रेंडली है। अगर ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ना रहें, ये जो सूक्ष्म जीव है ये ना रहें, तो हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा गंदा रहने लगेगा। और वो गंदा रहने से मतलब ये है कि वो हमारे हेल्थ के लिए इश्यूज़ पैदा करने लगेगा। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ख़राब होने लगेगा, आपको कहीं मतलब गलत स्मेल आएगी, ख़राब स्मेल आएगी, तो वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी रोड चलते एक्सीडेंट हो जाता है या साइड में कोई कुत्ता मर जाता है ना, तो वो बॉडी उसकी सॉरी बॉडी उसकी सड़ने लगती है। लेकिन आप उसी रास्ते से अगर लगातार गुजर रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपको वहाँ पे वो बॉडी नहीं दिखाई देती है। वो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और बाकी जो मिट्टी में मिलना होता है मिट्टी मिल जाता है, इधर उधर मतलब जिसको जो भी चीज़ होती है उसको उतना वो ख़त्म कर देता है, सड़न गलन। वो आप देखते होंगे कि सब्जी सड़ रही है, आपने कहीं डाल दिया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए भी फ्रेंडली है और पर्यावरण को साफ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते। तो पर्यावरण का भी ये शुद्धिकरण करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ही फ्रेंडली हुए। अब तक तो हम लोगों ने बात की थी इनकी एज अ फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे लिए शत्रु का काम कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु वाला काम कैसे करते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग पहले जहाँ बात करते थे वैक्सीनेशन की, वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हम पे अटैक करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह जो सूक्ष्म जीव हम पे अटैक करते हैं और हमारे लिए हेल्थ इश्यूज उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोआस भी हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए शत्रु की तरह काम करते हैं, हमारे लिए रोग बढ़ाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे को क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु, और जो हमारे लिए बीमारी उत्पन्न करेगा तो वो हमारे लिए शत्रु होगा ही, ठीक है ना। देखिए, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में घुस जाते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म द्वारा होने वाले ऐसे रोग को संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा संपर्क द्वारा फैल जाता है। तो यहाँ देखिए, जो हमारे ये बीमारियाँ होती हैं या तो ये वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, या फिर किसी के संपर्क में। आपने सुना होगा छुआछूत की बीमारी, जैसे टीबी वगैरह हो जाती थी, लोग एक बर्तन में खाना नहीं देते थे, उसका यूज़ किया हुआ कपड़ा नहीं पहनते। तो इस टाइप की, यानी कि डायरेक्ट टच में भी अगर आप आते, जैसे चेचक है ना, तो इन सब में कि चिकन पॉक्स है, अगर आप डायरेक्ट इनके संपर्क में आते हैं तो जस्ट लाइक कि उसने छुआ तो हो गया। जैसे हमारा कोरोना वायरस था कि अगर किसी को है और वो छींक दे रहा है या उसकी सांसें दूसरे की सांस तक जा रही है, तो उसमें जो वायरस होते हैं वो उसकी बॉडी में चला जाएगा और फिर वो भी उससे क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस टाइप के जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो उन सूक्ष्म जीवों की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं। और जो एक दूसरे से छुआछूत से बीमारी फैलने वाली होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संचरणीय रोग। यानी कि यहाँ देख लीजिए, सूक्ष्म जीव, एक मिनट देखिए, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं, संचरणीय रोग। कौन से रोग, संचरणीय रोग, ठीक है। जो छुआछूत से फैलते हैं, जो वायु से फैलते हैं, जल से फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं। तो ये हो गया
देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जानने वालों के पास शेयर करिएगा। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय कमेंट में लिखिएगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कोई कमी आप लोग को नज़र आए। सारे आपके कमेंट हमको इनवाइट हैं। उन कमेंट की वजह से ही हम अपने आप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ लगातार ऐसे ही चलती रहेगी और आपके कमेंट के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता रहेगा। और आगे मैथ के ऊपर भी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी मैथ के सेशंस भी आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि कुछ क्या होता है कि वायु से, जल से, भोजन से, इन सब चीज़ों से, किसी के छूने से हम लोग के में अंदर बीमारी चली आती है। तो क्या होता है कि कुछ कीट और जंतु भी ऐसे होते हैं ना, जो क्या होते हैं, वो उस रोग को क्या करते हैं, फैलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो डायरेक्ट किसी के पास नहीं जाए, तो किसी और इंसेक्ट के साथ, किसी और जंतु के पास वो पहुँच गया, आपने उसको टच कर लिया, उसके संपर्क में आए तो अभी आपको बीमारी हो। तो ऐसे जो भी जंतु होते हैं, ऐसे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, रोग वाहक होते हैं। वाहक का मतलब पहुंचाने वाला, है ना। घरेलू मक्खियों को देखा होगा आपने, गंदे पे बैठती है और गोबर पे बैठेगी, इधर उधर बैठेगी, और वो आके आपके, अगर आपने कहीं खाना ओपन करके रखा है, उस पर वो बैठ गई, तो वो गंदा हो जाएगा, वो विषाक्त हो जाएगा, वो आपके लिए बीमारी का कारण बन सकता है ना। तो इसी तरह क्या होता है, बीमारी एक दूसरे से पहुँचती रहती है। देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका उदाहरण है। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर है, प्लाज्मोडियम है, पर ठीक है, मादा एडीज़ है, डेंगू का वायरस है। इस तरह से जितने भी मच्छर हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रोग वाहक हैं। ठीक है, रोग वाहक हैं। ये क्या करते हैं, एक से किसी बीमार व्यक्ति से आपको बीमार करने के लिए एक साधन बन जाते हैं। ठीक ना। सभी मच्छर कहाँ होते हैं, मच्छरों से बहुत बीमारियाँ फैलती है। जितनी भी आपका मलेरिया है, डेंगू है ना, ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्या हो जाता है, ये मच्छरों से ही फैलने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर कहाँ पैदा होता है, जल में पैदा होता है। तो जल को कहीं भी इकट्ठा मत होने दीजिए, उसका बचाव आप अपने आप का। और अपने सोने के लिए आप सबसे अच्छा जो साधन है वो मच्छरदानी है। बाकी और भी केमिकली प्रोडक्ट आजकल आ रहे हैं जो आपको मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे आप उनको, अब देखें, फ्रेंडली वाली बात तो बहुत हो गई, हमारे लिए शत्रु है। देखिए, क्षय रोग है, खसरा है, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ये जो चार्ट दिया है ना आपको, ये क्या है, ये ही हमारे जो हैं वो रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए दुश्मन का काम करते हैं। ठीक है, क्षय रोग किससे फैलता है, बैक्टीरिया हो गए, खसरा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, हैजा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए वायरस, मलेरिया, प्रोटोजोआ, है ना। तो ये इनका साधन दिया है, कैसे फैलता है, वायु से, है ना। और इसका आपको बचाव का उपाय दिया गया। तो आप लोग ये चार्ट बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक बार। इसको मैं बहुत स्लो वर्जन में दिखा रही हूँ। क्षय रोग कैसे होता है, जीवाणु द्वारा, और कैसे फैलता है, वायु से। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए टीका उपलब्ध है। आइए देखते हैं जंतुओं में रोग कारक। ठीक है, ये सब मनुष्य की बात रहती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सूक्ष्म जीव है वो सिर्फ मनुष्यों तक ही है, ये जंतु पे भी इफेक्ट करते हैं। और जंतु पे जैसे देखिए क्या होता है, ये रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने क्या किया था 1876 में, 1 मिनट, ये रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस, ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये याद रखेंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस जो बीमारी है उसी का जीवाणु में भी नाम है। ठीक है, इसकी खोज की थी, और ये किसका कारण बनता था, ये एंथ्रेक्स रोग का। तो एंथ्रेक्स में आप लोग याद रखेगा, एंथ्रेक्स से एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स से एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु था और एंथ्रेक्स रोग पैदा करता था, और ये जंतु और मनुष्य दोनों में होता था। गाय में खुर एवं मुंह का वायरस रोग, गाय में खुर एवं मुंह का रोग किससे द्वारा होता है, वायरस से। फिर एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो वायरस वाला जो होता है उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। बीजों में, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले देखा आपने, गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, सब में कोई ना कोई रोग लग जाता है। धान में पीला पीला वो लग जाता है। ठीक है, पीली क्या बोलते हैं उसको, मक्के में टिक्का, इस टाइप के रोग से सब ये सिर्फ सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होते हैं। देखिए, नींबू कैंकर का रोग वो क्या फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है, वायु के द्वारा वो उसको साधन मिलता है उसको बढ़ने का। गेहूं की रस्ट, कवक,
वायु एवं बीज से, भिंडी की पीत वायरस जो कीट कीट पतंगों से होता है, ठीक है। खाद्य विषाक्त, तो खाद्य विषाक्तन का तो वही है कि जब भी मक्खी वक्खी और बाकी इधर उधर वो बैठते हैं और इंसेक्ट्स, और वो आपके अगर कहीं ओपनली आपने कहीं पे फूड वगैरह रखा है तो वो उस पर बैठेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और आपने कभी कभी उसको रखने पे आपने उसको नमी वगैरह, जैसे ब्रेड है, आपने उसको नमी की जगह पे छोड़ दिया तो वो बहुत जल्दी उस पर क्या लग जाएंगी, कवक लग जाएंगी, फफूंद लग जाएंगी और वो ख़राब हो जाएगी, जिससे क्या होता है भोजन विषाक्त हो जाता है। और कभी कभी तो ये इतने ख़राब हो जाती है ना कि फूड, जो आपने सुना होगा ना फूड पॉइजनिंग हो गई, कभी कभी ये डेथ तक पहुंचा देता है इंसान को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फूड को, अपने खाने को, अपने भोजन को, खाने पीने की सारी चीज़ों को कवर करके रखें, ओपनली उसको कभी ना। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि खाद्य को परिरक्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है ऐसे कि जो भी जैसे नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नमक, जैसे हमने अचार में नमक डाल दिया तो नमक से, और तेल, सिरका, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, खाद्य को बचाते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। तो देख सकते हैं, यानी कि देखिए जो भी पदार्थ आपके खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक शुद्ध अवस्था में रखता है, खराब होने से बचाता है, वो क्या कहता है, वो खाद्य परिरक्षण कहलाता है। अब देखते हैं नमक द्वारा क्या होता है। नमक द्वारा मांस मछली का परिरक्षण किया जाता है, यानी कि मांस मछली को बहुत दिनों तक सूखे नमक में रख के उसको बचाया जा सकता है। चीनी द्वारा जैम, जेली, स्क्वैश वगैरह में हम चीनी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती और वो बहुत दिनों तक चलता है। तेल एवं सिरके का, तो तेल एवं सिरके का इस्तेमाल क्या होता है, अचार को संदूषण से बचाने के लिए होता है। सब्जियाँ, फल, मछली, मांस, यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन चीज़ था, देखिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत ज़रूरी है, वो है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा सल्फेट। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाई सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाई। उसके बाद देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा गर्म एवं ठंडा करना। कभी कभी चीज़ों को जैसे आप फ्रिज में ठंडा का, देखिए आप फ्रिज में कोई भी चीज़ रखते हैं कि उस टेम्परेचर जब डाउन होता है तो जीवों की जो है वो वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है, वो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाते हैं और इससे क्या होता है, चीज़ें ख़राब होने से बच जाती है। और बहुत आपने यहाँ पे एक चीज़ सुना होगा कि मार्केट से जब आप पैकेट वाला दूध लेके आते हैं उस पर लिखा रहता है इट्स पास्चराइज्ड मिल्क, है ना, यानी कि उसको इस विधि से तैयार किया गया कि आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका विधि क्या होती है, ये विधि वही होती है, ये प्रोसेस वो होता है कि इसमें जो आपका मिल्क है उसको आप 70 डिग्री के आसपास उसको बहुत तेज़ी से गर्म कर सकते हैं और उसके बाद तुरंत ही उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। तो वैसे मिल्क को आप बिना गर्म के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी खोज किसने की थी, इसकी भी खोज की थी लुई पास्चर ने। तो लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको पास्चरीकरण का नाम दिया गया है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। जब आ रही हो तब पीछे पीछे आ रही हो, जाओ मैं उधर। पी के नीचे चली जाना।
तो कुल मिला जुला के जो नाइट्रोजन चक्र है वो यहाँ से होता है कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, उसको जीवाणु, वो हरे नीले जो शैवाल होते हैं उनके द्वारा उसका क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है। और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में, है ना, वो परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को क्या करते हैं, पौधे अवशोषित कर लेते हैं जड़ तंत्र के द्वारा। और उसके बाद जो भी पौधे पे डिपेंडेंट जो जंतु होते हैं वो उसको खाते हैं, तो वो उसमें प्रवेश करता है। और उसके बाद से फिर अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनका जो उत्सर्जन होता है वो जब फिर वापस से मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी में मौजूद जो भी नाइट्रोजन है आपका, और वो फिर कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको वापस से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। और फिर वो वायुमंडल में उसी तरह से नाइट्रोजन गैस के तौर पे चली जाती है, और वो फिर वायुमंडल में मिल जाती है। फिर वायुमंडल के द्वारा हरे नीले शैवाल और इन सब के थ्रू मिलके वो फिर नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन चक्र है। और इसमें जो ये जो काम करते हैं वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरांक करता है, यानी कि स्थिर करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या करता है, बैलेंस भी करता है। और मतलब पहले क्या करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है, फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाता है। तो ये प्रोसेस सीधा भी चलता है और उल्टा भी चलता है, तो ये दोनों तरह से चलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको नाइट्रोजन चक्र समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, ठीक है, पूरे चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं कि होता क्या है। सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव वो होता है जिनको हम अपने ओपनली आइज़ के साथ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की, लाइक सूक्ष्मदर्शी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये 4 प्रकार की इनको जो 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इनके आकार के बारे में मैंने बता दिया है आपको। इनका स्पेशल, जैसे हमारे जो जीवाणु होती हैं वो स्पाइरल होता है, ठीक है, या फिर रॉड के शेप का होता है। और जो हमारे कवक हैं, ठीक है, उसमें आपने जो ब्रेड मोल्ड है वो देखा होगा, है ना, जो प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम में आपने देखा होगा। शैवाल में पेनिसिलिन वाला है ना। तो इस तरह से जो है आप उसमें जाके स्पर्लिजस जो है वो है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद वायरस होता है, वायरस भी सूक्ष्म जीव होता है, बट ये इनकी कैटेगरी से बाहर है, क्योंकि वो जो है वो खुद से अपने जो मुक्त अवस्था में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। बट जो वायरस होता है वो ओपनली कभी भी अपने आप को अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। उसको वो पर्पस से होता है, उसको कोई ना कोई चाहिए, मेज़बान चाहिए, कि वो किसी के अंदर, किसी कोशिका के अंदर जब तक नहीं जाएगा तब तक वो निर्जीव की तरह काम करता है। तो आप विषाणु को सूक्ष्म जीव में रखा जाता है, लेकिन इन चारों से अलग रखा जाता है। निवास स्थान के बारे में आप ये देख सकते हैं कि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। मृत जीव से लेके खूब सर्द स्थान से लेके खूब गर्म स्थान से लेके हर एक जगह पे ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और फ्रेंडली का आपने देखा कि एज अ फ्रेंडली ये कैसे बिहेव करते हैं, दही या ब्रेड का बनना, ठीक है, अल्कोहल का बनना, वैक्सीन का बनना, एसिटिक एसिड वगैरह बनना, है ना। इस तरह से ये क्या करते हैं, फिर हमारी हेल्प करते हैं। और वैक्सीन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन क्या बनती हैं, वो कवक और शैवाल की जो है जीवाणु वगैरह से, इन्हीं से बनती हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण करती हैं, पता है, डिकम्पोज करती हैं सब चीज़ों को, और इसकी वजह से हमारा पर्यावरण क्या करता है, शुद्ध होता है। हानिकारक क्या होता है, रोग पैदा कर देते हैं, है ना। तो जो रोग पैदा करते हैं वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। और रोग कारक हो गए। अब ये क्या होता है ना कि बीमारी फैलाने में हेल्प भी करते हैं, हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं किसके, जो हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन सूक्ष्म जीव है, उनके लिए एक और साधन बन जाता है कि बहुत जल्दी एक दूसरे में संचरणीय रोगों का आना जाना हो जाता है। खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग का भी रीज़न बन जाते हैं ये लोग। और जो फूड पॉइजनिंग है वो कभी कभी इंसान को मृत्यु तक पहुंचा देती है। खाद्य परिरक्षण ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, और तेल हो गया, सिरका हो गया, है ना। और पास्चराइजेशन हो गया, भंडारण, पैकिंग बहुत अच्छे से, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ तक ना पहुँचे और उसको बहुत अच्छे से पैक करके, वो नमी ना मिले, वो बहुत दिन तक उसको रखा जैसे ड्राई फ्रूट की पैकिंग होती है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो हमारा केमिकली जो है वो खाद्य परिरक्षण है, ठीक है।
फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है कि 78% लगभग हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है और वो स्थिर रहता है, यानी कि पूरा नाइट्रोजन चक्र का प्रोसेस जो है वो साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है और ये प्रोसेस में जो है वो नाइट्रोजन स्थिर रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही थी कि आपका जो वैक्सीन है वो जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया वाले रोगों में काम, सॉरी, आपका जो ये एंटीबायोटिक्स है, जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ बैक्टीरिया वाले रोगों में काम आता है, वायरस वाले रोगों में काम नहीं आता है। मेन चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, नमी पे कोई भी चीज़ रखी जाएगी तो उस पर बहुत जल्दी जो है हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस और जो कवक वगैरह है वो बहुत जल्दी अटैक करेंगे। तो तीसरा, भोजन को कभी भी खोल के नहीं रखना चाहिए, वो दिक्कत करेगा उसमें। चौथा कि हमें बार बार जो हमारा जो खाद है, हमें खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इससे हमारा जो हमारी भूमि है वो उपजाऊ बनी रहती है और उसमें जो है नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो चलता रहता है और नाइट्रोजन सर्कल हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। ये क्लियर हो गया। वैक्सीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन हमें क्या करती है, हमें आने वाले रोग से पहले ही आगाह करा देती है और उससे बचने का उपाय बता देती है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि इसमें और भी किसी सुधार की ज़रूरत हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट लगे, कोई कमी लगे तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फीडबैक से ही पता चलता है कि हम कितना सही जा रहे हैं और कहाँ हमारी गलती है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।